अगर मैं कहूँ कि एक तरफ 179 पारंपरिक कारीगर हैं जो अपने हाथों से बेहद बारीकी से सोने के गहने गढ़ रहे हैं, जो सदियों पुरानी कला है ना? बिल्कुल। और ठीक दूसरी तरफ एक पूरी तरह से डिजिटल मेटावर्स में एक वर्चुअल स्टोर चल रहा है जहां मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य के डिजाइन तय कर रहा है। सुनने में तो ये दो अलग अलग सदियों की बातें लगती हैं। हाँ, या दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की। लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में, या जिसे हम डीप डाइव कहते हैं, हम जिस कंपनी पर चर्चा कर रहे हैं वो इन दोनों दुनियाओं को एक साथ चला रही है, और वो भी बहुत मुनाफे के साथ। सही कहा। तो आज हमारी चर्चा के केंद्र में है सेंको गोल्ड लिमिटेड। हमने उनके कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन, वित्तीय रिपोर्ट्स और कुछ उद्योग विश्लेषण के दस्तावेजों का अध्ययन किया है। और हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे 5 दशकों से अधिक पुरानी विरासत वाली एक कंपनी ने खुद को एक आधुनिक राष्ट्रीय स्तर के रिटेल पावर हाउस में बदल दिया है। बिल्कुल। मैं इन दस्तावेजों को पढ़ रही थी और मतलब ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे उन्होंने अपनी जड़ों को भी पकड़ कर रखा है और आधुनिक तकनीक को भी अपनाया है। ये किसी भी वित्तीय विश्लेषक के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। अगर मैं इन दस्तावेजों को करीब से देखें तो एक बहुत ही स्पष्ट दोहरी रणनीति नजर आती है। एक तरफ बंगाल कारीगरी और दूसरी तरफ उनका एसेट लाइट फ्रेंचाइजी मॉडल, और हाँ, उनका आक्रामक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी। किसी भी पुरानी कंपनी के लिए अपनी विरासत को सहेजे रखते हुए ऐसा बदलाव करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, क्योंकि परंपराएं कई बार एक भारी लंगर की तरह काम करती हैं जो मतलब कंपनी को तेजी से आगे बढ़ने से रोकती हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस रणनीति की थोड़ी गहराई में चलते हैं और उसी लंगर से शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दस्तावेजों के अनुसार आज की तारीख में यह पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ा संगठित ज्वेलरी रिटेल प्लेयर है। सही है। भारत के 16 राज्यों में इनकी उपस्थिति है और कुल 167 शोरूम्स का एक बड़ा नेटवर्क है। मतलब कोई भी कंपनी रातों रात इस स्तर तक तो नहीं पहुंच जाती, है ना? बिल्कुल नहीं। इस सफलता की बुनियाद में उनकी 50 साल से अधिक की विरासत है। वैसे तकनीकी रूप से कंपनी 1994 में निगमित हुई थी। निगमित यानी इनकॉर्पोरेट हुई थी? हाँ, इनकॉर्पोरेट हुई थी। लेकिन इनका पारिवारिक इतिहास और आभूषण व्यापार का अनुभव उससे कहीं अधिक पुराना है। अच्छा, हाँ। तो पूर्वी भारत में इनके दबदबे का मुख्य कारण क्या है? इनकी सबसे बड़ी यूएसपी, जिसे बंगाल कारीगरी कहा जाता है, हाँ। कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्रों में 170 से अधिक दस्तावेजों में विशेष रूप से 179 लिखा है। हाँ, 179 अनुभवी कारीगरों और उनके समूहों का एक पूरा नेटवर्क सेंको के साथ जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी का लगभग 70% निर्माण कार्य इन्हीं कारीगरों को दिया जाता है। 70%? ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। ये कारीगर अपने हाथ से बने विशेष डिजाइनों के लिए मशहूर है। ये मशीनों से थोक में बनने वाले गहनों से बिल्कुल अलग है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बात मुझे बहुत विरोधाभासी लगती है। क्या? जब कोई कंपनी शेयर बाजार यानी BSE और NSE में लिस्टेड हो जाती है तो उस पर निवेशकों को ग्रोथ दिखाने का भारी दबाव होता है ना? हाँ, हर तिमाही में उन्हें अच्छे नतीजे देने होते हैं। तो ऐसे में हाथ से बने गहनों पर 70% निर्भरता एक रणनीतिक बाधा नहीं बन जाती? मतलब ये तो वैसा ही है जैसे आप एक विशाल टेक कंपनी चला रहे हो लेकिन कोडिंग के लिए आज भी पुराने टाइपराइटर का इस्तेमाल कर रहे हो। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। ये सवाल किसी भी निवेशक के दिमाग में सबसे पहले आएगा। हाँ, क्योंकि जब आपको 167 शोरूम्स में लगातार नई इन्वेंट्री सप्लाई करनी हो तो क्या ये कारीगर सप्लाई चेन को धीमा नहीं करते? एंड स्पोक मैन्युफैक्चरिंग मॉडल कहते हैं। अच्छा, तो उन्होंने कारीगरों को सिर्फ उनके हाल पर नहीं छोड़ा है? बिल्कुल नहीं। हावड़ा में सेंको के पास 2 बेहद आधुनिक कारखाने हैं। वे एक तरफ मशीन से बनने वाले गहनों के लिए तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और दूसरी तरफ इन कारीगरों को एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के जरिए कच्चा माल देते हैं। इसका मतलब है कि वे कारीगरों के लिए लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन का पूरा ढांचा खुद संभाल रहे हैं। एकदम सही। इससे कारीगरों को सिर्फ अपनी कला पर ध्यान देने की आजादी मिलती है और उससे भी महत्वपूर्ण बात, उन्हें वित्तीय स्थिरता मिलती है। स्थिरता कैसे? मतलब क्या सेंको उन्हें काम की गारंटी देता है? हाँ, सेंको इन कारीगरों को भारी वॉल्यूम में ऑर्डर्स की गारंटी देता है।
जब कारीगर को पता होता है कि साल भर काम मिलेगा तो वो किसी और ब्रांड के पास नहीं जाता। समझ गई। और इसके बदले में सेंको को एक्सक्लूसिव डिजाइन मिलते हैं। बिल्कुल। उनकी डिजाइन लाइब्रेरी में 1,30,000 से अधिक सोने के डिजाइन और 72,000 से अधिक डायमंड डिजाइन है। ये तकनीक और परंपरा का बेहतरीन संतुलन है। खैर, यहाँ एक बात बहुत ही रोचक हो जाती है। बेहतरीन उत्पाद तो बन गया, लेकिन अगला कदम है इसे पूरे देश में पहुँचाना। हाँ, और यहीं पर पारंपरिक विरासत आधुनिक व्यापारिक रणनीति से मिलती है। मैंने पढ़ा कि 109 शहरों में फैले इन शोरूम्स का विस्तार पारंपरिक तरीके से नहीं हुआ है। उन्होंने फोफो मॉडल यानी फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल पर बहुत जोर दिया है। उनकी भारत रणनीति का ये मुख्य हिस्सा है। हाँ, टियर 2, टियर 3 और टियर 4 शहरों में वे इसी हब एंड स्पोक तरीके से विस्तार कर रहे हैं। पहले एक फ्लैगशिप स्टोर खोलते हैं और फिर उसके आसपास फ्रेंचाइजी का जाल बिछाते हैं। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो ये फोफो मॉडल सिर्फ नए शहरों में जाने के बारे में नहीं है, ये पूंजी के बेहतरीन उपयोग यानी कैपिटल एफिशिएंसी के बारे में है। क्योंकि रिटेल में, विशेषकर ज्वेलरी में, खर्चा बहुत अधिक होता है ना। बिल्कुल। दुकान खरीदना, इंटीरियर बनवाना और उसमें करोड़ों रुपए के गहने भरकर रखना, ये किसी भी बैलेंस शीट को भारी बना सकता है। तो फोफो मॉडल में क्या होता है? क्या सारा खर्च फ्रेंचाइजी उठाती है? हाँ, प्रारंभिक सेटअप खर्च और इन्वेंट्री की लागत पूरी तरह से फ्रेंचाइजी खुद उठाती है। सेंको की ओर से कोई बड़ा निवेश नहीं होता। अरे वाह, तो उनकी पूंजी पूरी तरह मुक्त रहती है। और इसके बावजूद सेंको फ्रेंचाइजी को माल सप्लाई करके 7 से 8% का ग्रॉस मार्जिन कमा लेता है। ये वित्तीय गणित तो बहुत ही शानदार है। जोखिम और पूंजी फ्रेंचाइजी की, लेकिन मार्जिन सेंको का। और बदले में सेंको ने क्या देता है? एक स्थापित ब्रांड, मार्केटिंग, स्टोर डिजाइन और अपना मजबूत ERP सिस्टम। ये ERP सिस्टम इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ाने में मदद करता होगा। एकदम। स्टॉक तेजी से बिकता है, नया आता है, बिना अपनी पूंजी लगाए बिक्री बढ़ती है, तो ROE और ROC, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ, वे स्वाभाविक रूप से आसमान छूने लगते हैं। यह निवेशकों के लिए बहुत सकारात्मक संकेत है। लेकिन एक रणनीतिकार के नजरिए से मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा जोखिम भी नजर आता है। वो क्या? अगर 90% से अधिक शोरूम्स लीज पर हैं या फ्रेंचाइजी मॉडल पर चल रहे हैं, तो ब्रांड की गुणवत्ता पर नियंत्रण कैसे रहेगा? ब्रांड डाइल्यूशन का खतरा, सही कहा। मतलब ज्वेलरी का बिजनेस तो पूरी तरह भरोसे पर टिका है। मान लीजिए किसी छोटे शहर में कोई फ्रेंचाइजी मिलावट वाला सोना बेच दे, तो नाम तो सेंको का ही खराब होगा ना। यह किसी भी फ्रेंचाइजी मॉडल की सबसे कमजोर कड़ी होती है। लेकिन सेंको ने गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए हैं। 2012 से ही वे हॉलमार्किंग का सख्ती से पालन कर रहे हैं। और शायद उन्होंने शोरूम्स में कुछ मशीनें भी लगाई हैं। हाँ, हर शोरूम में XRF मशीनें अनिवार्य रूप से लगाई गई हैं। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि ये मशीन असल में सोने के लिए एक इंस्टेंट ब्लड टेस्ट की तरह काम करती है। बहुत सही तुलना किया। ग्राहक गहना खरीदने या एक्सचेंज करने से पहले तुरंत मशीन में उसकी शुद्धता चेक कर सकता है। ये पारदर्शिता काफी हद तक धोखाधड़ी को रोकती है। इसके अलावा हीरे के लिए वे SGL और GEMEX सर्टिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा हमने ERP सिस्टम की बात की, वो हर फ्रेंचाइजी से सीधे जुड़ा है। मतलब हेड ऑफिस रियल टाइम में सब कुछ ट्रैक कर सकता है। हाँ, वे सिर्फ नाम देकर भूल नहीं जाते, उनका पूरा तकनीकी नियंत्रण रहता है। तो ये बात तो हो गई ज्योग्राफिक एक्सपेंशन की, लेकिन सिर्फ दुकानें खोलने से काम नहीं चलता। ग्राहकों को दुकान के अंदर लाना भी जरूरी है। बिल्कुल। और यही जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स की चुनौती आती है। आज का युवा, विशेषकर जेन जेड या मिलेनियल्स, भारी भरकम सोने के हार पहनकर ऑफिस तो नहीं जाते हैं ना। बिल्कुल नहीं। उनके लिए आभूषण अब निवेश से ज्यादा फैशन का हिस्सा बन गया है। हाँ, और शायद इसीलिए सेंको ने अपने ब्रांड पोर्टफोलियो में इतना डाइवर्सिफिकेशन किया है। मैंने दस्तावेजों में देखा कि उन्होंने एवरलाइट लॉन्च किया है। जो हल्के वजन के गहनों के लिए है। हाँ, जिसकी कीमत 3,000 से 50,000 रुपए तक है। और गॉसिप नाम का भी एक ब्रांड है जो चांदी और फास्ट फैशन के लिए है, अहम पुरुषों के लिए है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ नए ग्राहकों के लिए नहीं है, इसके पीछे गहरी वित्तीय इंजीनियरिंग है। वो कैसे? देखिए, भारतीय आभूषण बाजार की एक बड़ी समस्या है सीजनैलिटी। शादियों या धनतेरस पर तो बिक्री बहुत होती है, लेकिन बाकी साल शोरूम खाली रहते हैं। हाँ, ये कैश फ्लो के लिए तो बहुत बुरा होगा। लेकिन एवरलाइट और गॉसिप जैसे ब्रांड्स इस मौसमी निर्भरता को तोड़ देते हैं। कोई 10,000 का ब्रेसलेट खरीदने के लिए शादी के सीजन का इंतजार नहीं करता। सही बात है। ये खरीदारी तो कभी भी हो सकती है, वैलेंटाइन डे पर या पहली सैलरी आने पर, जिससे कंपनी को साल भर स्थिर बिक्री और कैश फ्लो मिलता रहता है। और एक बार ग्राहक उनके पास आ गया,
तो वे डिजिटल माध्यमों से उसे जोड़े रखते हैं। उनका डिजिटल पिवट भी बहुत खास है। हाँ, डिजिटल नवाचार तो कमाल का है। उन्होंने सेंस ब्रांड के जरिए लैब ग्रोन डायमंड्स में भी प्रवेश किया है। ये उन लोगों के लिए है जो पर्यावरण को लेकर जागरूक हैं। और बिक्री के तरीकों में भी बदलाव आया है। उनका माई सेंको ऐप है जिसके 3 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। और सिंकोवर्स मतलब मेटावर्स में एक पूरा वर्चुअल स्टोर। इसके अलावा वे डिजी गोल्ड और डिजी सिल्वर भी दे रहे हैं। ONDC जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी जुड़ गए। ONDC एक सरकारी पहल है जो व्यापारियों को डिजिटल मंच देती है। इससे जुड़ना उनकी दूरदर्शिता है। वे वीडियो कॉलिंग के जरिए भी गहने बेच रहे हैं। ये तो पूरी तरह से एक फिजिकल और डिजिटल ओमनी चैनल रणनीति है। इस रणनीति का फायदा यह है कि ग्राहक कहीं से भी आए उसे एक समान अनुभव मिलता है। उनका मजबूत IT इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य के डिजाइनों का अनुमान लगाने में भी मदद करता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इन सभी रणनीतियों का अंतिम परिणाम क्या निकला? परिणाम उनके हालिया बाजार प्रदर्शन में साफ दिखता है। हाँ, दस्तावेजों के अनुसार उन्होंने NSE और BSE पर बहुत सफल लिस्टिंग की है। BSE पर उनका स्क्रिप्ट कोड 543936 है। और वित्तीय वर्ष 22 से 24 के बीच उनके रेवेन्यू में 22% की CAGR दर्ज की गई है, जो कि शानदार है। और अभी हाल ही में पहली छमाही में उन्होंने 12% SSSG दर्ज किया है। यहाँ दर्शकों के लिए SSSG यानी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ को समझना जरूरी है। इसका मतलब है कि बिक्री सिर्फ नई दुकानों से नहीं बढ़ रही है, मतलब पुरानी दुकानें भी ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं। बिल्कुल, ये ब्रांड की वास्तविक मांग का सबसे बड़ा प्रमाण है। और TRA रिपोर्ट के अनुसार लगातार चौथे साल उन्हें भारत का दूसरा सबसे भरोसेमंद आभूषण ब्रांड चुना गया है। ये दिखाता है कि कैसे एक कंपनी 50 साल पुरानी कारीगरी को आधुनिक एसेट लाइट और डिजिटल मॉडल के साथ मिलाकर आगे बढ़ सकती है। हाँ, विकास के लिए जड़ों को काटना जरूरी नहीं है। लेकिन ये सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है जो दस्तावेजों के कुछ आंकड़ों से निकल कर आता है। वो क्या है? वित्तीय वर्ष 23 में उन्होंने दुबई, सिंगापुर और मलेशिया में लगभग 70 करोड़ रुपए का थोक निर्यात किया था। और उन्होंने दुबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शोरूम भी खोला है। तो सवाल यह है कि क्या ये बंगाल कारीगरी जो भारत में इतनी सफल रही है, वैश्विक मंच पर भी अपना दबदबा बना पाएगी? ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण रणनीतिक मोड़ है, क्योंकि मतलब एक भारतीय ग्राहक की गहनों को लेकर समझ दुबई या सिंगापुर के ग्राहक से बिल्कुल अलग होती है ना? एकदम। क्या ये ब्रांड सिर्फ भारत की सफलता की कहानी बनकर रहेगा या फास्ट फैशन और सेंस ब्रांड के जरिए एक ग्लोबल खिलाड़ी बन पाएगा? क्या ये पारंपरिक लंगर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती देगा? ये निश्चित रूप से एक ऐसा रणनीतिक पहलू है जिसका जवाब आने वाली तिमाहियों की रिपोर्ट्स में ही मिल पाएगा। जब परंपरा और आधुनिकता की ये नाव भारत के बाहर जाएगी तो देखना होगा कि ये कैसे काम करती है। बिल्कुल, समय ही बताएगा। तो आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। कॉर्पोरेट रणनीतियों और व्यापारिक दुनिया के ऐसे ही दिलचस्प आकलन पर हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी।